हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है और यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 MCQs इन्हीं करंट अफेयर्स में से डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ इनके जो इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स हैं, स्टैटिक पार्ट हैं, ये भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है। और अभी हमारा जो नया इनिशिएटिव है इसमें ये है कि 8 MCQs के साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो भी यहाँ पर हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये जो हमारी सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने 14 और 15 जून के करंट अफेयर से बनने वाले MCQs को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, रिसेंटली इन न्यूज़ नागास्त्र वन इज़। देखो हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन, ये क्या है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें। पहला ऑप्शन है कि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, या फिर ये इंडिया का पहला सुसाइड ड्रोन है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि इंडियाज़ फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट द स्नेक बाइट है, यानी सांप के काटने के इलाज के लिए जो भारत का पहला टीका है क्या ये, या फिर फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर क्या ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। इसमें से क्या है। देखिए इसका सही आंसर है कि ये इंडिया का पहला सुसाइड ड्रोन है। ठीक है। ये इसका आंसर है कि नागास्त्र जो है वो क्या है, इंडिया का पहला सुसाइड ड्रोन। देखिए अब ये अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आई है कि इंडिया को यानी भारत को पहला उसका सुसाइड ड्रोन मिला है। ठीक है ना। सुसाइड ड्रोन से मतलब क्या है कि ऐसा ड्रोन, आपको पता होगा ड्रोन क्या होता है ना, जो कि अनमैन्ड एयर व्हीकल होता है, यानी एक छोटे से जहाज़ की तरह होता है यहाँ पर। ठीक है। और साइज़ बहुत ही छोटा होता है, जो उड़ता है रिमोट से, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है। तो बस ये उसी के बारे में बात करी है कि इंडिया को पहला सुसाइड ड्रोन से मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इस ड्रोन से जो भी टारगेट करा जाएगा, जो भी चीज़ पर इसको मार गिराया जाएगा, तो ये खुद तो ख़त्म हो ही जाएगा, प्लस वहाँ पर जो टारगेट का पूरा जो एरिया होगा उस पूरे में ब्लास्ट कर देगा, ये उस पूरे एरिया को भी ख़त्म कर देगा। ठीक है। तो ये हो गया सुसाइड ड्रोन का मतलब कि सुसाइड ड्रोन है क्या, मतलब ये खुद भी ख़त्म हो जाएगा, फट जाएगा खुद भी। तो ये है सुसाइड ड्रोन। अब देखिए, अब ये सुसाइड ड्रोन जो है ये कम्प्लीटली इंडिजीनियसली बनाया गया है। इंडिजीनियसली मतलब क्या है कि हमारे ही देश में बनाया गया है, यानी कि मेड इन इंडिया है। ठीक है। और ये ड्रोन्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको भी बताया, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं, है कि नहीं है, छोटे छोटे होते हैं। तो ये इंडियन आर्मी इनको यूज़ करेगी। अब इसकी हम खासियत देख लेते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये हमारी जो सरफेस है वहाँ से 1200 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है ये ऑपरेट होगा। ठीक है। कितनी ऊंचाई पर होगा, 1200 मीटर की ऊंचाई तक होगा। ये 60 मिनट तक, 1 घंटे में, और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक ये हवा में रह सकता है और अपना काम कर सकता है। ठीक है। और 2 किलो का वज़न जो है अपने साथ ले जा सकता है। और मानो कि अगर ये जो ड्रोन जिस भी टारगेट पर छोड़ा गया है वहाँ पर उससे टारगेट मिस हो जाता है ना, और टारगेट पर मानो कि ये नहीं कर पाया, तो फिर इसको वापस भी बुलाया जा सकता है अपनी जगह पर। ये इसकी खासियत है यहाँ पर। ठीक है। और इसका एक नाम और होता है सुसाइड ड्रोन। इस तरह के जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं उनको कामिकाज़ा ड्रोन्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, कामिकाज़ा ड्रोन्स। तो कामिकाज़ा ड्रोन्स का मतलब सुसाइड ड्रोन ही होता है, सिमिलर सा ही इसका मतलब होता है। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो इंडिया है उसके जो ड्रोन का नाम है वो है नागास्त्र वन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। अच्छा, जाने से पहले देखिए वन लाइनर भी देख लीजिए। यहाँ पर वन लाइनर है, इंडिया विल होस्ट द मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025। मतलब कि भारत में 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा, यानी भारत इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है ना। इंडिया होस्ट करेगा 2025 का मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 2025 तक होने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब में ये क्वेश्चन आता ही रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये।
चलिए अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे जाने से पहले हम अपने चैनल के बारे में थोड़ा बता दें, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। देखिए हमारे यहाँ पर कई सीरीज़ चल रही हैं। एक तो यही है जो जीएस एमसीक्यूज़ की, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स में से ही 8 एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं, और प्लस यहाँ पर 1 लाइनर्स भी डिस्कस करे जाते हैं। दूसरा है हमारा पॉलिटी एमसीक्यूज़। यहाँ पर हमने कई सारी वीडियोज़ पॉलिटी की पहले से ही बना रखी हैं, तो आप जाकर यहाँ से इन वीडियोज़ से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, अगला है हमारा एनसीईआरटी एमसीक्यूज़। यहाँ पर हमने 2 सीरीज़ चला रखी हैं। एक है हमारी एनसीईआरटी की डिटेल्ड एनालिसिस, यानी यहाँ पर हम लोग फुल चैप्टर पढ़ते हैं और फिर फुल चैप्टर को पढ़ने के बाद जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं फिर ये उनकी सीरीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी दिए जाते हैं। आपको खुद से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिए जाते, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। वैसे हमारा पूरा चैनल पर जितनी भी सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। अगला है हमारा ट्रिक्स का, कि यहाँ पर हम लोग 5 एमसीक्यूज़ करवाते हैं। ट्रिक्स के ज़रिए बहुत अच्छे से याद हो जाता है। ट्रिक से करे हुए क्वेश्चंस 100% सही होते हैं और बहुत ही कम टाइम में हो जाते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देखिए, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा करंट अफेयर्स मंथली, यानी जो पूरे महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग 1 लाइनर में कंपाइल करके एक मैगज़ीन लाते हैं। तो मई जो महीना है उसकी मैगज़ीन आ चुकी है और उसमें सिर्फ 61 लाइनर में पूरी मैगज़ीन को हमने कवर कर लिया है। तो आप इसको जाके ज़रूर देखिए और अपने करंट अफेयर्स यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब है हमारा मेंस टॉपिक्स, ये उन बच्चों के लिए जो कि मेंस की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं मेंस के लिए उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अभी फ़िलहाल हमने प्राइम मिनिस्टर टॉपिक को डिस्कस किया है, तो आप ये भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन डालते हैं, आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे हमारे जो चैनल है इस पर हम लोगों ने शॉर्ट वीडियोस भी बना रखी हैं, पूरा एक शॉर्ट कंसेप्ट को लेकर के पूरी क्लियरेंस है इनमें, आप इनको भी देख सकते हैं। तो हमारे चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ अपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन मोदी गवर्नमेंट 3.0। देखिए जो मोदी सरकार, आपको पता है अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो मोदी सरकार फिर से आ गई है, तो मोदी सरकार 3.0 बोला जा रहा है इसे, ठीक है। तो मोदी सरकार 3.0 में किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, किसको, है ना, किसको यानी कि किस इंसान को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब सरकार बनी है तो इसमें क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी अपॉइंट किए गए हैं। तो बस क्वेश्चन वही है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो क्या किसको करा है अपॉइंट, अजीत गुप्ता को करा है, अजीत डोभाल को करा है, पीके मिश्रा जी को करा है, या फिर अरविंद पनगड़िया जी को करा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर है अजीत डोभाल जी को करा है, ठीक है। अजीत डोभाल जी जो है वो तीसरी बार, आप देखो मोदी सरकार भी तीसरी बार ही आई है और अजीत डोभाल जी भी 3rd बार ही, तीसरी बार फिर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो इसका सही आंसर यही है, अजीत डोभाल जी, ठीक है। और ये जो पीके मिश्रा जी हैं, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता क्या है। देखिए, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो पोस्ट है, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े सीनियर ऑफिशियल के रूप में होते हैं, ठीक है। सीनियर ऑफिशियल किसके, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनके चीफ एडवाइज़र होते हैं, यानी कि बहुत ही प्रमुख सलाहकार होते हैं। ये सारी इम्पोर्टेंट सलाह देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को। और इनकी जो रैंक होती है,
इनका जो पद होता है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के ही बराबर होता है। ठीक है, इनकी पोस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है इनकी। और ये कैसी सलाह देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को? ये बताते हैं कि कोई भी हमारे भारत देश में कोई भी इंटरनल या फिर कोई भी अगर एक्सटर्नल थ्रेट है, यानी कि खतरा मंडरा रहा है, या फिर अगर कोई भी अवसर है ना, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया के लिए, तो उनके बारे में अपनी सलाह प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर जी आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, मेरी सलाह ये है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले यहाँ पर एक वन लाइनर देख लेते हैं। देखिए, ज्योति विज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग फिक्की बोलते हैं। तो जो ज्योति विज हैं उनको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे यहाँ पर जो भी डिस्कस किए जाते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ ऑथर्ड बाय अरुंधति रॉय? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है? अब यहाँ पर अरुंधति रॉय का नाम लिया गया है, यानी कि उनके बारे में पूछा है कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो क्या उन्होंने सूटेबल बॉय लिखी है, या मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये वाली बुक लिखी है, या फिर सी ऑफ पॉपीज़ लिखी है, या फास्टिंग फीस्टिंग लिखी है? तो इसका सही आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये वाली बुक जो है ये अरुंधति रॉय ने कब लिखी थी? 2017 में लिखी थी। ठीक है, 2017 में रिलीज़ हुई थी ये वाली बुक। और कब हुई थी? आपको पता होगा कि उनको जो सबसे पहली किताब थी, जब उनका डेब्यू हुआ था 20 साल पहले, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग से हुआ था, है ना। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के बाद 2017 में उन्होंने ये वाली बुक लिखी है। ठीक है, चलिए अब अगर और दूसरी बात करें, यहाँ पर दूसरे जो राइटर्स हैं उनके बारे में अगर देखें, तो जो सूटेबल बॉय है ये किसने लिखी है? ये लिखी है विक्रम सेठ ने लिखी है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑफ पॉपीज़ ये वाला, ये जो सी ऑफ पॉपीज़ है ये किसने लिखी है? सी ऑफ पॉपीज़ जो है अमिताभ घोष ने लिखी है। ठीक है, शॉर्ट में निपटा देते हैं, अमिताभ घोष ने लिखी है। अब जो फास्टिंग एंड फीस्टिंग है ये किसने लिखी है? ये वाला जो डी ऑप्शन है ये है यहाँ पर अनीता देसाई। किसने लिखी है? अनीता देसाई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब है यहाँ पर वन लाइनर देख लेते हैं। तो ये है वर्ल्ड फेमस सरोद प्लेयर राजीव तारनाथ, ठीक है ना, हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92, यानी कि विश्व प्रसिद्ध सरोज वादक थे। ये कौन थे? सरोज वादक थे, नाम था इनका राजीव तारनाथ था, और ये 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं ऐसे भी कि ये सरोद प्लेयर थे, तो राजीव तारनाथ इनका नाम था। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि निम्नलिखित ये एक एक्स्ट्रा आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन UAPA के संबंध में सही है? यहाँ पर सही कथन पूछा है। ठीक है, तो UAPA क्या है? UAPA है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। क्या ये 2001 में पास हुआ था? क्या इसमें डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसकी हाईएस्ट पनिशमेंट है, या फिर दोनों ही है इसका, या फिर दोनों में से कोई नहीं है? तो UAPA के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है कि ये डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसकी हाईएस्ट पनिशमेंट है, सबसे ऊंची पनिशमेंट है। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमने क्यों बनाया, क्योंकि ये खबर आई थी कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी क्या हुआ है कि जो अरुंधति रॉय हैं, जो अभी जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा अरुंधति रॉय के बारे में पढ़ा था, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अरुंधति रॉय के ऊपर UAPA के अंडर यहाँ पर जो है चार्जेस लगाए गए हैं, अरुंधति रॉय के ऊपर ही लगाए गए हैं, इसलिए हमने उनकी बुक का भी हमने क्वेश्चन करा। तो बस ये क्वेश्चन भी यही है
कि यूएपीए के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अरुंधति रॉय जो है उनके ऊपर इसके अंडर क्या लगे हैं, चार्जेस लगे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूएपीए जो टॉपिक है वो हमारा थोड़ा बहुत हमें आना चाहिए हमारे प्रीलिम क्लियर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर यूएपीए का जो एक्ट है वो 2001 में नहीं बल्कि 1967 में आया था, ठीक है ना, 1967 में आया था ये वाला जो एक्ट था। और ये यूएपीए होता किस चीज़ के लिए है, ये है काउंटर टेररिज्म लॉ इन इंडिया के लिए, यानी कि आतंकवाद से लड़ने के लिए है। ये किस चीज़ के लिए है, आतंकवाद से लड़ने के लिए है, ठीक है। 1968 में ये इनेक्ट हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे देश में कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ना हो उसको बचाने के लिए, ठीक है ना, मतलब कि जो अवैध एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर हमारे देश में ना हो, शांतिपूर्ण हो, ठीक है। और ये जो लॉ होता है किसी एक इंडिविजुअल पर भी लगाया जा सकता है या फिर अगर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है उसके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है। और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए लगाते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना। उन लोगों पर भी लगता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब आतंकवाद से क्या होता है कि जो कि हमारा जो भारत देश है, अगर मानो किसी भी इंसान ने भारत देश की इंटीग्रिटी, ठीक है ना, संप्रदा और प्रभुत्ता को अगर नष्ट करने की कोशिश करी है, यानी कि इंटीग्रिटी और सॉवर्निटी ऑफ द इंडिया को नष्ट करने की अगर कोशिश करी है, तो उन लोगों पर क्या लगता है, यूएपीए लगता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर कोई भी इंसान किसी भी टेररिस्ट को फंड कर रहा है, ठीक है ना, उसकी हेल्प कर रहा है, फंड कर रहा है, ठीक है। तो बस ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया है कि ये यूएपीए क्या है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच वेटलैंड ऑफ द बिहार हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। हाल ही में बिहार राज्य के किन 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नागी नक्टी को करा है, कांवर झील को करा है, चिल्का लेक को करा है, या फिर गोगा भील को करा है। चिल्का लेक तो हम वैसे ही काट देंगे क्योंकि ये उड़ीसा में है। इन तीनों में से हमें देखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है नागी और नकटी को करा है, ठीक है। देखिए अभी आपको पता होगा ये जो नागी और नकटी है ये 81 नंबर की और 82 है ना, 82nd रामसर साइट हमारे देश की बनी है। और ये दोनों ही कहाँ पर है, ये बिहार में है। अगर नागी की बात करें तो नागी बर्ड सेंचुरी 81 यानी कि 81 नंबर की आएगी, ठीक है। और नकटी जो आएगी वो 82वें नंबर की आएगी। ये रामसर साइट है। ये याद रखना है कि ये कहाँ पर है, रामसर साइट है। ये कहाँ पर है, ये है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कौन सा ज़िला है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में है। और ये मैन मेड है यानी कि मानव द्वारा निर्मित है। ये कैसी है, ये मैन मेड साइट है जो कि एक डैम के बनने पर बनी थी। और रिवर कौन सी है, रिवर है नागी। नागी के लिए नागी रिवर है। और ये नागी जो है ये बर्ड सेंचुरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत ही विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और नकटी जो मैंने आपको भी बताया ये है 82वें नंबर की है। ये भी मैन मेड है यानी कि मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है। और ये नकटी डैम के ऊपर है। किसके ऊपर है, नकटी डैम के ऊपर है। डिस्ट्रिक्ट इसका वही है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जमुई डिस्ट्रिक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने बता दिया है। और अब टोटल अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में 3 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। 3 कौन कौन सी, एक तो 2 तो हमने अभी पढ़ ली यहाँ पर, नागी और नकटी, और एक हमारी हो गई कांवर झील, ठीक है। कांवर झील जो कि कहाँ पर है बताओ, कांवर झील है बेगूसराय में, ठीक है। कहाँ है, बेगूसराय में कांवर झील है। चलिए, और इसको रामसर साइट 2020 में डिक्लेयर करा गया था। तो मुझे लगता है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डिस्कस हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे हमें चलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन से पहले हम यहाँ पर 1 लाइनर देख लेते हैं।
On June 13, Prime Minister Modi left for his first foreign tour of his third term to attend the G7 conference in Italy। यानी 13 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी इटली में G7 समिट में भाग लेने के लिए अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर रवाना हुए हैं। पहली बात, इनका तीसरा कार्यकाल है, हाँ हमें पता है। अब तीसरा कार्यकाल इनका शुरू हो चुका है, तो पहली जो इनका विदेश दौरा है वो कहाँ पर हुआ? वो हुआ है इटली में गए हैं ये G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, ये हमने पहले भी आपको डिटेल में जो MCQs की जो इससे पिछली वाली वीडियो थी उसमें कराया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पंपा लेक। पंपा लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पंपा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पूछा है कौन सा राज्य है, और लेक कौन सी है हमारी? है पंपा लेक, यानी पंपा झील के बारे में पूछा गया है। तो क्या ये कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में है, या फिर बिहार में है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर है इसका कर्नाटका में है। अब देखो इसकी खबर देख लेते हैं। इसका न्यूज़ क्या था? इसका न्यूज़ था कि पूरी एक टीम जो कर्नाटका का स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम और हेरिटेज का पूरा डिपार्टमेंट जो है उसने अभी क्या डिस्कवर किया है? एक रॉक शेल्टर पेंटिंग मिली है उसे। ठीक है, रॉक शेल्टर पेंटिंग मिली है, यानी बहुत पुराने ज़माने की, जब आदि मानव वाला ज़माना होगा उस ज़माने की उसको पेंटिंग मिली है। ठीक है, 2500 साल पुरानी ये पेंटिंग है। अब ये मिली कहाँ पर है? ये मिली है पंपा लेक में। ठीक है, पंपा झील में मिली है, जो कि कर्नाटका में है, जो कि किसके पास है? हम्पी के पास है। आपको पता है कर्नाटका हम्पी में है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के पास है? तुंगभद्रा रिवर के साउथ में है। ये किसके हैं? तुंगभद्रा रिवर के साउथ यानी कि दक्षिण में है। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र लेक मानी गई है, पवित्र झील है। ठीक है, इसका जो वर्णन है हमारे जो पुराने हिंदू एपिक्स है ना, जैसे कि रामायण हो गया, तो रामायण के अंदर इसका बहुत ज़्यादा वर्णन दे रखा है। कौन सी जगह पर? आपको पता होगा कि शबरी ने अपने जो बेर थे, झूठे बेर, वो राम जी को खिलाए थे। बस उसी वाली साइट का यहाँ पर वर्णन है, यहाँ पर कि जो जहाँ पर शबरी ने राम जी का वेट करा था, है ना। शबरी ने क्या करा था? अपने झूठे बेर खिलाए थे, चक चक के मीठे मीठे बेर। तो बस ये वही वाली जगह है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है पंपा लेक को लेकर के। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ टोबैको कंज्यूमर्स? निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के सर्वाधिक तंबाकू के उपभोक्ता पाए जाते हैं? क्या भारत में पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं, या बांग्लादेश में पाए जाते हैं? क्वेश्चन में क्या पूछा है? सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, वर्ल्ड के हाईएस्ट नंबर ऑफ टोबैको कंज्यूमर, यानी कि तंबाकू खाने वाले। ठीक है, तो देखो ऑप्शन देख के तो क्या लग रहा है? हो सकता है कि पाकिस्तान हो, कई बच्चे पाकिस्तान भी लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तंबाकू के जो कंज्यूमर्स हैं, तंबाकू खाने वाले लोग, वो चाइना में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोग कहाँ पर हैं? चाइना में है, और सेकंड नंबर पर इंडिया में है। ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा लोग तंबाकू खाने वाले चाइना में पाए जाते हैं, और फिर आते हैं हमारे भारत देश में। कितने लोग तंबाकू खाते हैं बताओ ज़रा, है कि नहीं है? ठीक है, अब देखो अगर इनका नंबर अगर देखा जाए 2016 और 17 के अगर हम डाटा को देखें तो इंडिया में कितने लोग हैं? 26 करोड़। अब तो और भी बढ़ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब इतने सारे लोग इंडिया में तंबाकू खाते हैं, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्मोकलेस तंबाकू जो है ना, वो भी इंडिया में ही पाए जाते हैं। स्मोकलेस तंबाकू यूज़र्स, यानी कि जो खुद तो तंबाकू नहीं खा रहे, लेकिन उनके साथ वाले जो है ना, साथ वाले लोग तंबाकू खा रहे हैं। जैसे कि मानो ये एक इंसान है, अब ये बहुत ज़्यादा तंबाकू खाता है, ठीक है, लेकिन जो इसके साथ में जो भी इसके दोस्त होंगे आसपास में, और ये अच्छे बच्चे हैं, ये तंबाकू नहीं खाते, लेकिन फिर भी इनके जो खून में, इनके सांसों में क्या जाएगा?
तंबाकू जाएगा, ठीक है ना। तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा स्मोकलेस तंबाकू यूज़र्स। चाहे ये अच्छे बच्चे तंबाकू नहीं खा रहे, ये गंदा बच्चा तंबाकू खाता है, ठीक है ना, फिर भी नुकसान इन दोनों बच्चों को भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए। उड़ के भी देख लो कितना नुकसान हो रहा है, तंबाकू खाने वो नहीं खा रहे हैं अच्छे बच्चे, लेकिन फिर भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्मोकलेस तंबाकू यूज़र बोला जाता है। अब ये वाला जो नंबर है स्मोकलेस तंबाकू यूज़र जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कि क्या हुआ कि इसके चारों तरफ की जितनी भी भीड़ होगी वो सब क्या हुआ, वो तंबाकू खा रहे हैं इनडायरेक्टली, हम ये ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। पूरे संसार में, पूरे विश्व में जितने भी स्मोकलेस तंबाकू यूज़र हैं उसके 66% तो हमारे ही देश में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। चाहे सबसे ज़्यादा तंबाकू चाइना में खाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर स्मोकलेस तंबाकू यूज़र की बात अगर करें तो 66% हमारे भारत देश में है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, अच्छा यहाँ पर वन लाइनर है, देखिए वन लाइनर है, ये तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन हैज़ लॉन्च चीफ मिनिस्टर मन्नुयिर खाटू मन्नुयिर कप्पोम स्कीम टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। यानी कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वो है M.K. स्टालिन है। पहली बात तो ये होगी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हो गए, M.K. स्टालिन हो गए। तो उन्होंने अपने यहाँ पर मृदा की स्वास्थ्य के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए, में उसमें सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कप्पोम योजना शुरू करी है, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम में देखो ऐसे पूछ ली जाती है, कभी उड़ीसा की पूछ ली जाती है, जिस भी स्टेट की कोई भी योजना एकदम डिफरेंट होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट होंगे तो वो जो है पूछ ली जाती है। तो इसीलिए आप इसको भी एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, NTA वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। NTA को शिक्षा मंत्रालय ने कब स्थापित किया? अब 2018 में किया, 2016 में, 17 में या फिर 19 में किया? तो इसका सही आंसर है 2017 में किया। अब देखो ये तो आप सभी को पता होगा कि NTA जो कि हमारे देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो न्यूज़ में क्यों छाई हुई है, क्योंकि अभी नीट के पेपर लीक होने की बात जो है हर न्यूज़ चैनल पर है, हर अखबार में है, ठीक है ना। तो बस वहीं से यहाँ पर हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए यही बनता है कि ये कब शुरू हुई थी। तो ये 2017 में ही एस्टेब्लिश हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर हुई थी। कौन सी मिनिस्ट्री? हमारी शिक्षा मंत्रालय के अंदर ये शुरू हुई थी। और ये करती क्या है NTA जो है वो जो हमारे जो पूरा जो भारत है उसके अंडर ग्रेजुएट UGs और PGs के, ठीक है ना, इनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके पेपर कंडक्ट करवाती है, ठीक है। जैसे कि नीट का पेपर हो गया तो ये इसी ने कंडक्ट करवाया था, जिसमें कि धांधली की बात सामने आई है, ठीक है। और यही NTA जो है ये क्वेश्चन पेपर भी बनाती है, हाई क्वालिटी के क्वेश्चन पेपर भी यही सेट करती है, ठीक है। और जो पूरा जो स्कोर देती है, रैंक देती है, ये भी इसी का ही काम है, NTA का ही काम है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में है। और ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए और यहाँ हमने सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसकी ख़ास बात यही है कि ये जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, यानी कि पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। हालांकि अभी जो खबर आई है वो बिल्कुल उल्टी आई है, इसकी ट्रांसपेरेंसी की बिल्कुल उल्टी खबर है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी जाती है। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से नोट भी किए होंगे, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट अगर रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी
सब्सक्राइब करवाइए और शेयर भी करवाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।